कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं चंद्रशेखर राजौरिया आप सभी को हिंदी व्याकरण के तहत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे उनका मैं परिचय देना चाहता हूं। हिंदी व्याकरण हमें 2 चरणों में पढ़नी है। पहला व्यवहारिक व्याकरण, दूसरा रचनात्मक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक और संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दवर्तनी, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। ये हमें व्यवहारिक व्याकरण के तहत पढ़ने हैं। दूसरा पाठ मैंने बताया था, दूसरा चरण मैंने बताया था, उसका नाम है रचनात्मक व्याकरण। उसमें क्या क्या पढ़ना है? पत्र लेखन और निबंध लेखन, इनकी जानकारी हमें देनी। अब सबसे पहले हम व्यवहारिक व्याकरण का जो पहला बिंदु है, पहला टॉपिक है संज्ञा, उसकी जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला टॉपिक संज्ञा। परिभाषा देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, स्थान, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, अर्थात प्रत्येक नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गाय, दिल्ली, चतुराई आदि। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। देखिए बच्चों, संस्कृत के अनुसार संज्ञा के 3 ही भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। कई हिंदी के विद्वान संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, जबकि जो 2 भेद अतिरिक्त बताए गए हैं वो जातिवाचक संज्ञा के ही 2 उपभेद हैं। वो कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये जो 2 संज्ञाएं होती हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के ही 2 अलग अलग उपभेद हैं। अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या प्राणी विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, गीता, गंगा, जयपुर, ताजमहल, हिमालय, बाबर, जलियांवाला बाग आदि। यानी अगर हम कोई कहें गाय, हम कहेंगे गाय, तो यह जो है जातिवाचक संज्ञा होती है। और अगर हम गाय का कोई नाम से पुकारा जाएगा गाय को, जैसे हम मोहिनी कहते हैं, गाय को ही मोहिनी कह दिया, तो उसका नाम हो गया, विशेष नाम हो गया, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी कोई विशेष नाम होते हैं, व्यक्तिगत नाम होते हैं, चाहे वो वस्तु के हों, प्राणी के हों, या किसी मनुष्य के हों, या किसी स्थान के हों, या किसी भी प्राकृतिक अंश होता है, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, इनके कोई विशेष नाम हो, तो वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब हम जानेंगे दूसरी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें मैंने लिख रखा है, ब्रैकेट में लिख रखा है, कोष्टक में लिख रखा है, क्या लिख रखा है? देखो, जाति का अर्थ संपूर्ण वर्ग के संबोधन के लिए एक नाम। संपूर्ण वर्ग जो होता है उसके संबोधन के लिए एक नाम जो होता है, वही जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे मान लो
कुत्ता हमने कह दिया कुत्ता, तो कुत्ता एक समूह का नाम है, उसमें सभी कुत्ते आ गए। लेकिन हमने अगर उस कुत्ते का कोई नाम निकाल लिया, जैसे मोती बोल दिया, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। इसलिए कोई भी एक संपूर्ण जाति का जो वर्ग होता है, उसके लिए एक जो नाम होता है, एक नाम विशेष होता है, उसी को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। चाहे वस्तु हो, प्राणी हो, या कोई भी प्राकृतिक अंश का नाम हो, समूह का नाम हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मनुष्य, उसमें सभी जाति के मनुष्य आ गए। हाथी, ये एक समूह को संबोधित करने वाला शब्द है। बकरी, नदी, पर्वत, लेखक, कवि आदि, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा में आ गए। इसके बाद जो अगला भेद है भाववाचक संज्ञा, उसके बारे में हम जानेंगे। भाववाचक संज्ञा से पहले हमें जातिवाचक संज्ञा के जो दो उपभेद किए गए हैं, उनकी जानकारी भी लेना आवश्यक है। तो पहले उनके उपभेदों की जानकारी हम ले लेते हैं, जिनको जोड़ने के बाद संज्ञाएं 5 हो जाती हैं। वो जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, जैसा कि आपने पहले देखा था, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा बनेगी? जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पानी, तेल आदि, ये सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह अथवा समुदाय का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, अब कक्षा में सारे बच्चे आ गए, अलग अलग बच्चों का नाम पुकारने की बजाय हमने कक्षा कह दिया, ये पूरा एक समूह या समुदाय का नाम हो गया, ये है समूहवाचक संज्ञा। संघ, गांव, सेना, दल, टीम आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे जो तीसरी संज्ञा है, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले गुण, दशा, व्यापार, भाव, अवस्था आदि जाने जाते हैं, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे गुण, दशा, व्यापार, भाव, अवस्था, कोमलता, बुढ़ापा, बचपन, मिठास, क्रोध, मूर्खता आदि, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सिर्फ संज्ञा के बारे में ही जानकारी लेंगे। अगली जो कक्षा होगी उसमें हम सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये जो मैंने आज आपको संज्ञा के बारे में जो जानकारी दी है, इसकी मैं एक PDF फाइल भी इस वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा, जिसको आप देख करके अपने नोटबुक में, अपने रजिस्टर में आप उसको कॉपी करेंगे, उसको उतार लेंगे, ताकि आपकी आगे आने वाली कक्षा में सहायता हो सके। धन्यवाद।